Today we are going to discuss definite integration using properties. हम पहले indefinite integration सीखे, उसके बाद definite सीखे, लेकिन अब definite integration को solve करना है with the help of property. मतलब कहीं ना कहीं अब जो आपका फॉर्मूला था, जो आपका 10-15 अलग अलग टाइप्स था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा. अब जो हम यहाँ पर 6-7 प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, उसका आपको हमेशा ख्याल रखना है कोई भी सवाल जब आए. और जितना भी इंटीग्रेशन आपने पढ़ा, सबसे ये आसान टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक, मतलब आपको प्रॉपर्टी का यूज करके उन चीज़ों को आसान बनाना है और तब सॉल्व करना है. तो एक एक करके हम 1 बाय 1 सारे को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 देखिए क्या है. नंबर 1 लिखने जा रहे हैं कि वेरिएबल विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कि वेरिएबल विल नॉट अफेक्ट. वेरिएबल समझ रहे हैं एक्स वाई जेड, कि यदि हम वेरिएबल बदल दें तो भी उसका वैल्यू नहीं बदलेगा. मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, दैट इज, इसका मतलब हो गया ए टू बी, ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट बात है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वही होगा जो ए टू बी एफ वाई डी वाई होगा. या फिर आप यूं कहें कि ये वही होगा जो ए टू बी एफ जेड डी जेड होगा. मतलब ये जो वेरिएबल है, यदि बदल भी दीजिएगा ना तो फिर इसका वैल्यू जो होगा, जो आंसर होगा, वो नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा. अब क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि फाइनली तो आपको वैल्यू जाके पुट करना होगा x के जगह पर, या फिर y के जगह पर, या फिर z के जगह पर. इस कारण से ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा. सपोज कर लीजिए इसका यदि आंसर आ गया साइन x, थोड़ी देर के लिए इसका वैल्यू आ गया साइन x, और लिमिट लगाना 0 to π/2, आंसर तो π/2 ही हुआ, क्योंकि आपको x के जगह पर π/2 रखना और 0 रखना है. सेम कंडीशन यहाँ पर भी, सपोज कर लिए आ गया साइन y, लेकिन लिमिट तो वही रखना है ना, 0 to π/2, और फिर से साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, 1 माइनस 0, ये 1, ये भी 1. तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखना है कि वेरिएबल विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. आप x यूज करिए, y यूज करिए, z यूज करिए, वेरिएबल कुछ भी यूज करिए, वैल्यू वही आएगा. वैल्यू आपका आंसर जो होगा कभी नहीं बदलेगा, आंसर हमेशा बराबर आना है. प्रॉपर्टी नंबर 2, शुरू का जो 1-2 प्रॉपर्टी है वो बेसिक चीज है कि आपको इसका कभी कभी यूज कर सकते हैं. ये आपको सवाल बनाने में उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा. हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ वी चेंज द लिमिट. चेंज द लिमिट मतलब क्या हुआ कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देता है. कि यदि आप लिमिट का पोजीशन चेंज करते हैं तो बस वैल्यू बदल जाएगा. किसका? साइन. वैल्यू का साइन बदल जाएगा. मतलब सपोज कर लेते हैं, एक बार छोटी सी बात है यहाँ पर कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यदि सपोज कर लेते हैं आपका डेल्टा आ रहा है, सॉरी लैम्डा आ रहा है, तो फिर बी टू ए एफ एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा? केवल और केवल क्या होगा? माइनस बदल जाएगा. यदि इसका वैल्यू सपोज कर लेते हैं 5 आ रहा है, तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा. मतलब दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है? इफ वी चेंज द प्लेस ऑफ लिमिट. मतलब लिमिट मतलब क्या? अपर लिमिट और लोअर लिमिट. लोअर को अपर बना दिए, अपर को लोअर बना दिए, तो क्या बदलेगा? केवल देन ओनली साइन चेंजेज. ओनली साइन चेंजेस, केवल और केवल चिन्ह बदलेगा. वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड. वैल्यू नहीं बदलेगा, वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बदलेगा. केवल और केवल आपका क्या बदलेगा? ओनली साइन चेंजेज.
ओनली साइन चेंजेस, केवल और केवल साइन बदलेगा। जैसे आपने यहां पर देख लीजिए, यदि इसका वैल्यू 5 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि ये a टू b था, जबकि यहां पर क्या हो रहा है b टू a। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज a टू b fx dx इक्वल टू -b टू a fx dx। यही दोनों में अंतर हो गया। देखिए पहला क्या था, हमने कहा कि वेरिएबल यदि बदल देते हैं तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही रहेगा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि यदि हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज द प्लेस ऑफ लिमिट, यदि लोअर को अपर बना दिए, अपर को लोअर बना दिए, तो क्या होगा, केवल और केवल साइन बदलेगा। केवल और केवल क्या बदलेगा, साइन को बदलेगा। अपर और लोअर को क्या करना है, चेंज कर देना है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, केवल और केवल आपका केवल साइन बदलेगा। ये इंपॉर्टेंट, ये दो प्रॉपर्टी हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 3, चलिए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या देखें कि यदि कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन के वेरिएबल को यदि हम बदल रहे तो उसका वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था कि यदि हम दोनों के लिमिट के पोजीशन को बदल रहे हैं, अपर को लोअर बना दें और लोअर को अपर बदल दें, तो केवल और केवल उसका साइन चेंज करेगा, वैल्यू नहीं बदलेगा। और यदि प्रॉपर्टी नंबर 3, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि यदि a से b तक कोई फंक्शन डिफाइन किया गया, ध्यान दें प्रॉपर्टी नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन है और इंटरवल डिफाइन किया गया है a से b तक, ध्यान दीजिए ये हुआ a से b तक, इस इंटरवल में क्या है, कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो आप इस इंटरवल को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहां से हमको दिल्ली जाना है, छोटा सा एग्जांपल, यहां से हमको दिल्ली जाना है, तो एक ट्रेन पकड़े और सीधे एक बार यहां से दिल्ली गए। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ट्रेन पकड़े यहां से पटना चले गए, पटना से मुगल सराय चले गए और फिर मुगल सराय से दिल्ली चले गए, ये भी तो प्रोसेस हो सकता है। तो वही बात है कि यदि हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं भागलपुर से दिल्ली तक, ठीक है, तो ये वही होगा कि यदि यहां से हम पटना चले जाएं, पटना से मुगल सराय चले जाएं, या फिर और भी चाहे तो आप तोड़ सकते हैं, जहां से और स्टेशन नजदीक कर सकते हैं। तो यही हुआ कि कोई भी पॉइंट यदि उसके बीच में लाई करता है तो फिर आप उस तरह से उसको ब्रेक कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देखिए, यदि यहां पर कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट कहीं पर सी है ए से बी के बीच में, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है, तो आप इस फंक्शन को ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, इस फंक्शन को ब्रेक करके आप लिख सकते हैं a टू c fx dx। मतलब क्या हुआ, हम a से c तक गए और फिर c से b तक गए, प्लस c से कहां तक गए, c से b fx dx। ओके, मान इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, इसका जनरल बेस, जनरल तरीका क्या हो सकता है कि जनरल तरीका हो सकता है a टू b fx dx इक्वल टू a टू c1 fx dx प्लस c1 से c2 fx dx प्लस c2 से c3 fx dx। इस तरह से आप जितना चाहे तोड़ सकते हैं। और यहां पर cn हो गया और ये आपका क्या हो गया, b fx dx। ये जितना सारा पॉइंट है आप इसको a से b तक भी ब्रेक कर सकते हैं। ऑल पॉइंट्स लाइज बिटवीन a एंड b। ये c1 हो गया, ये c2 हो गया, ये c3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक। जितना टाइम्स उसको आप चाहे तो तोड़ सकते हैं, अकॉर्डिंग एज कंडीशन, अकॉर्डिंग एज सिचुएशन, अकॉर्डिंग एज प्रॉब्लम्स। जो आपको लगे कि इस तरह से ब्रेक करने पर सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है, तो फिर यही आप करना है। ये हुआ आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 कि कंडीशन यदि इस तरह से लिखा रहे तो आप इसको चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 और 3 से सबसे अलग है। पहले भी हम डिस्कस किए कि प्रॉपर्टी नंबर जो 1, 2 और 3 होगा वो सवाल बनाने में ज़्यादा मदद नहीं करेगा, आपको हेल्प नहीं करेगा। बट प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखेगा, बट आप उसको एक लाइन में बना सकते हैं।
बट आप उसको एक लाइन में बना सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि यदि आपको दिया रहे a टू b fx dx, क्या दिया रहे a टू b fx dx, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं a टू b f a प्लस b माइनस x dx। फिर से देखिए, यदि कहीं पर भी आपको fx लिखा रहे तो इस fx के जगह पर आप लिख सकते हैं f, दोनों लिमिट का जोड़ a प्लस b माइनस x, दोनों लिमिट का जोड़ मतलब a प्लस b और माइनस x, मतलब x जो है a प्लस b माइनस x के बराबर होगा। आपके मन में ये चल सकता है सर ये अब कैसे हुआ, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा एक कॉमन चीज था, उसमें बस समझने वाली बात थी, लेकिन यहां सब समझने की कोशिश कर सकते हैं। सर a टू b fx dx a टू b a प्लस b माइनस x के बराबर कैसे हो रहा है। चलिए इसको देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग, इसको हम क्या करते हैं प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस सवाल के लिए, देखिए तो इस सवाल के लिए थोड़ी देर के लिए क्या करना है, आपको पुट करना है, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जेड, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जेड। तो अब बताइए डिफरेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स इक्वल टू डी जेड होगा ना। a का डिफरेंशिएशन 0, b का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन माइनस डी एक्स और z का डिफरेंशिएशन डी जेड। इस सवाल को कन्वर्ट करके हम ये देखेंगे क्या दोनों वास्तव में बराबर हैं, क्योंकि देखने में तो काफी अजीब लग रहा है कि fx a प्लस बी माइनस एक्स के बराबर कैसे हो सकता है, fx a प्लस बी माइनस एक्स के बराबर कैसे हो सकता है। अब चलिए उसको रिप्लेस करके हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब हम उसको रिप्लेस करके देखते हैं कि ये वैल्यू क्या हो सकता है। तो अब आपको पता है एक छोटी सी बात हम पहले भी डिस्कस किए थे कि यदि किसी भी फंक्शन में लिमिट लगा हो a टू b fx dx, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये fx dx, तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि ये जो लिमिट है a और b ये x का लिमिट है, ये लिमिट किसका है a और b का लिमिट है। तो लड़के करते क्या है कि पुट कर दिए, पुट fx इक्वल टू जेड, थोड़ी देर के लिए देखिएगा fx इक्वल टू जेड, मतलब सवाल को तो z में बदल दिए, ये क्या हो गया एफ जेड डी जेड, लेकिन लिमिट फिर से वही a टू b लगा देते हैं। भाई मेरे ये ख्याल में आपको रखना है कि ये लिमिट किसका है, x का आदमी है, और ये फंक्शन किसका हो गया, z का हो गया। आपने तो लिमिट बदला ही नहीं, आपने लिमिट बदला ही नहीं, लिमिट को x का रहने दिया और फंक्शन z का कर दिया। तो आपको क्या करना होगा, लिमिट भी बदलना होगा वहां से, लिमिट भी बदलना होगा वहां से, ये ख्याल रखें। तो एक छोटी सी बात बताएं, आपने तो फंक्शन को z में बदल दिया, z में बदल दिया ना, और ये लिमिट किसका है a टू b, x का लिमिट है, तो इस x के लिमिट को z में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेगा, देखिए यहां पर पुट इफ x बराबर a, x का वैल्यू कितना है a, तो आपको पता करना है कि जब x का वैल्यू a रहेगा तो z का वैल्यू उस समय कितना होगा, क्योंकि फंक्शन तो z में कन्वर्ट हो गया है, फंक्शन z में कन्वर्ट हो गया है। तो जब x बराबर, इस लाइन को देखिए x बराबर a होगा तब z बराबर कितना होगा, बोलिए यहां से, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस a इक्वल टू जेड, तो मतलब हो गया z बराबर कितना b। और दूसरा कंडीशन इफ x बराबर b, जब x का वैल्यू b है, इस कंडीशन में देखिए जब x का वैल्यू b है तो ये कितना हो जाएगा, देन a प्लस b माइनस b बराबर z। इसका मतलब क्या हो गया, b और b कैंसिल, तो z बराबर कितना हो गया a। मतलब आपने यहां पर क्या किया, हमने किया क्या कि सर जो लिमिट है x का a वो z के b के बराबर है, और जो लिमिट है x बराबर b वो z के a के बराबर है। अब चलिए सवाल की तरफ वापस चलते हैं अब हम सवाल की तरफ वापस चलते हैं। इतना कर दिए, अब हम वापस चलिए LHS की तरफ वापस चलिए। लेट a टू b fx dx बराबर fx, कैपिटल fx, पहले भी हम कैपिटल fx इसका इंटीग्रल मानते थे, तो ये हो जाता था a टू b और वैल्यू कितना हो गया यहां से fb माइनस fa।
क्योंकि ये चूंकि फंक्शन है और आप इस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं निकाल सकते तो आपको मानना ही होगा। हम ये पहले भी आप याद कीजिए, जब हम इंटीग्रेशन वो फंडामेंटल थ्योरम लिखे थे तो हमने वहाँ पर लिखा था इसका इंटीग्रल आप कैपिटल एफ एक्स मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वही मान लिया। तो ये कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ एल, इक्वेशन नंबर 1। अब आरएचएस की तरफ वापस चलिए। आरएचएस क्या बन गया, आरएचएस बन गया अब आपका, देखिए लिमिट कितना a टू b, ये x का है ना, क्योंकि हमने इस सवाल को z में कन्वर्ट किया है तो जब a है तो वहां पर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, और जब ये b है x का लिमिट तो ये हो जाएगा z। और इस चीज को आपने कितना लिखिएगा, a प्लस बी माइनस एक्स को z लिखिएगा f z, और dx को कितना लिखिएगा, यहां बोलिए dx को कितना लिखिएगा, माइनस dz लिखिएगा ना। अब ये सवाल देखिए क्या बन रहा है, अब ये सवाल बन रहा है, इस माइनस को बाहर करिए, इस माइनस को बाहर करिए तो ये क्या बन जाएगा, b2a fz dz बनेगा। और हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको बताया क्या, कि यदि लिमिट का पोजीशन बदलेगा तो फिर चिन्ह भी पलट जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 4 कर रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया यदि लिमिट का पोजीशन बदलेगा मतलब अपर लोअर में जाएगा और लोअर अपर में, तो चिन्ह बदल जाएगा। एक काम करते हैं ना, हम इसको चिन्ह लिमिट को बदल देते हैं, एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आ गया और हम इसको पलट दिए, ये क्या बन गया, a टू b fz, और ये क्या बन गया, dz, a टू b fz, और ये हो गया आपका क्या, dz। ये तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ये बन गया कितना, a टू b fz और dz। और हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताया आपको, हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 डिस्कस किया कि यदि उसका वेरिएबल बदल देते हैं तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं कि नहीं, यहां पर z लगा हुआ है, आप उस fz को क्या करिए, fx बना दीजिए, कोई वैल्यू परिवर्तन नहीं होगा। हमने इसको क्या किया, a टू b fx dx लिख दिया, क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रल है, हम इसको z को क्या कर दिए, x बना दिए। तो अब आपको पता है कि fx का वैल्यू देखिए हमने कहाँ माना है, a टू b fx dx, फिर से वहीं वापस आ गए, तो आप इसका वैल्यू लिख सकते थे fb माइनस fa, या फिर आप इसको यहीं पर छोड़ सकते थे और इसको यहीं पर छोड़ सकते थे, ये वापस डायरेक्ट हो जाता। तो ये इस तरह से क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये दोनों बराबर होता है, a टू b fx dx बराबर a टू b fx a प्लस बी माइनस एक्स। हमने देखिए इसको प्रूफ किस तरह से किया, आपके एग्जाम्स में आता है, चाहे बिहार बोर्ड की बात करें, सीबीएसई की बात करें, ये कई बार एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है। तो बिल्कुल छोटा सा एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि इसको आप z पुट कर दीजिए और ये दोनों लिमिट पलट दीजिए, मतलब ये चूंकि x का लिमिट है और सवाल को आप z में अब बनाने जा रहे हैं, तो ये लिमिट भी बदल दीजिए, तो ये लिमिट हो जाएगा fz में चला जाएगा, और फिर बैठा करके सॉल्यूशन कर दीजिए। जिस तरह से आप इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर है। आप इस चीजों के कॉम्प्लिकेटेड से बचना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको हटा दिए कुछ देर के लिए, इसको क्या किए, हटा दिए, तो LHS का वैल्यू ये आया a टू b fx dx। अब देखिए यहाँ पर RHS का भी वैल्यू यही आया, ये देखिए आया। बस हमने किया क्या, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज किया। आपको इसके लिए क्या करना है, यूज प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करना है इसको प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज किया और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज किया। बस आपको इतना ही ख्याल रखना है। चलिए ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखा, क्या देखा, 0 टू a fx dx, 0 टू a f a माइनस एक्स, इसका ये 4 का एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। 4 नंबर में क्या देखे अभी हम, a टू b fx dx बराबर क्या देखे, a टू b f a प्लस b माइनस एक्स dx, है ना। हमने क्या देखा, दोनों को जोड़ के x को घटा देना है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि दोनों एक ही चीज है, सोचिए तो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि आपको लिमिट जोड़े 0 प्लस a, तो a हो गया a माइनस एक्स, दोनों एक ही प्रॉपर्टी है। 4 का ये जनरल फॉर्म है, 0 टू a रहे तो a माइनस एक्स dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल बनाने में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, सवाल बनाने में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि जब लिमिट लगा रहे तब तो डिफरेंस लेना ये a प्लस बी माइनस एक्स। 0 टू a यदि किसी सवाल में लगा रहे तो तुरंत मन में चलेगा कि सबसे पहले हम इसको यूज कर लेते हैं,
सबसे पहले इसको यूज कर लेते हैं, सवाल इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, उसका जिक्र नहीं है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे रिमेंबर पॉइंट्स में, कि 11th में हमने पढ़ाया था, आपको डिस्कस किया था इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ये इवन फंक्शन क्या है भाई, और ये ऑड फंक्शन क्या है। ये देखिए इवन फंक्शन, इवन फंक्शन उसको बोलते हैं जिस पर माइनस का असर नहीं पड़े। मतलब यदि कोई फंक्शन के लिए f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, ठीक है, यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या आप लोग? कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा इज इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि कॉस पर माइनस का असर नहीं पड़ता है, कॉस पर माइनस का असर नहीं पड़ता है। कॉस थीटा क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। एंड द सिमिलर वे ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होगा कि यदि किसी फंक्शन के लिए f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, ठीक है, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, तो ये फिर फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा। और ये आपका क्या कहलाया? इवन फंक्शन कहलाया। इसमें क्या हो गया? साइन एक्स, साइन एक्स क्या हो जाता है? साइन एक्स क्या होगा? आपका ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि साइन थीटा पर माइनस का इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 6 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग अब यूज करेंगे। तो जहां पर ऑड फंक्शन हो उसका क्या फॉर्मूला होगा, और जहां पर इवन फंक्शन हो तो वहां पर उसका क्या फॉर्मूला होगा। दो अलग अलग कंडीशन में हम उस फॉर्मूला को देखेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इसको। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके यदि ऑब्जेक्टिव हम कहीं पर सॉल्व करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे एक छोटा सा सवाल ही पहले हम करते हैं। यदि कोई पूछा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? बिना देखे समझे आंसर बता दीजिए 0। ये इस ऑब्जेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये टाइप है। अब कैसे हुआ, अब देखते हैं उसका रूल। ये रूल क्या बोलता है? ये रूल का कहना है कि यदि कहीं पर आपके पास सवाल हो माइनस ए टू ए, ठीक है, यदि कहीं पर सवाल हो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। कब? यदि एफ एक्स ऑड फंक्शन हो, इफ एफ एक्स इज ऑड। यदि एफ एक्स क्या हो? यदि एफ एक्स ऑड हो तो इसका वैल्यू 0 होगा। अब बताइए साइन एक्स ऑड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल साइन एक्स ऑड होता है, और लिमिट लगा हुआ है माइनस ए टू ए, इसका वैल्यू 0। कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई अब ये यदि इवन हो तो क्या? तो इवन के लिए क्या करना है? इवन के लिए इसको करना है 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना होगा। मतलब करिए क्या, मतलब करना क्या है कि माइनस ए टू ए नहीं लिख करके इसको लिख दिया 0 टू ए, और लिमिट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन क्या हुआ इसके पीछे? सोच सकते हैं आप कि यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर ए है, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 जरूर रहा होगा, और 0 मिडिल टर्म होगा। 0 क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर चीज हुआ, इसलिए क्या किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 टू ए लगा दिया। 0 टू ए लगा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और ये चीज एक ही हुआ। बाद बाकी इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। और ये कंडीशन कब? यदि एफ एक्स क्या हो? एफ एक्स इज इवन, ये कंडीशन है। ये 2 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में बहुत ज्यादा हम इसका यूज करेंगे। और हमने यहाँ पर डिस्कस कर भी दिया है कि इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। आपको इसको क्या करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो ध्यान हमेशा 2 बातों पर देना है। पिछला क्वेश्चन याद दिलाते हैं, पिछले सवाल में था क्या? लिमिट लगा हो 0 टू ए, लिमिट लगा हो क्या? 0 टू ए। तो यदि 0 टू ए रहे तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5, मतलब a माइनस एक्स वाला एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, और लिमिट रहे माइनस ए टू ए, तो तुरंत मन में सोचना या इवन या ऑड वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। माइनस ए टू ए कहीं नहीं था,
यहीं पर है -a2a। तो जब भी आपको सवाल में -a2a मतलब -1 to 1 -π/2 से π/2 इस तरह का जब क्वेश्चन दिखेगा, तुरंत आपके मन में कॉन्सेप्ट जाएगा इवन ऑड वाला, यार इवन लगाना या फिर ऑड लगाना है। तुरंत एफ को चेक कर लेंगे, इस आदमी को आप तुरंत चेक कर लेंगे कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। अकॉर्डिंग है जिसके फॉर्मूला 0 आंसर लिख सकता है डायरेक्ट, यदि वो फंक्शन ऑड रहा और यदि वो फंक्शन इवन रहा तो ये फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर दीजिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 to 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो बड़ा बड़ा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल वो सिंपल में से आप सवाल को वो बना देगा। तो प्रॉपर्टी याद रखें। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ऑब्जेक्टिव अराइज होता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से प्रॉपर्टी से। मान लीजिए आपको जो पिछला नंबर प्रॉपर्टी 5 नंबर या 4 नंबर हमने किया, क्वेश्चन में दे सकता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करिए a to b fx dx बराबर a + b - x, ये आपको दे सकता है। तो बिल्कुल इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। ओके।